इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने अपनी नई मिसाइल से हमला किया। इतिहास में पहली बार तेल अवीव की तरफ दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिजबुल्लाह के नए हमलों की ये तस्वीरें जारी हुई। दावा हुआ कि पहली बार इजराइल की राजधानी में हिजबुल्लाह ने अपनी कादर 1 मिसाइल को दागा। निशाने पर इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर था। मिसाइल आसमान में थी और जमीन पर कारों का काफिला। इसी दौरान एयर रेड सायरन बजे और इजराइल ने भी मीडियम रेंज की डेविड स्लिंग एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के जरिए मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर दिया, हवा में ही खत्म कर दिया। मोसाद का नाम दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी में आता है। लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी धमाके में भी इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का ही नाम आ रहा है। तेल अवीव पर मिसाइल अटैक का जवाब इजराइल ने भी दिया। हिजबुल्लाह के एम्यूनिशन सेंटर को पूरी तरह बर्बाद करने का दावा किया गया। इजराइल के मुताबिक लेबनान के जिस नफ्जिया इलाके से कादर 1 मिसाइल निकली थी, एयरफोर्स ने 7 सेकंड के अंदर उसी लॉन्च पैड को उड़ा दिया। इससे पहले और बाद की तस्वीरें भी जारी की गईं। लेबनान के साथ जंग को लेकर इजराइल डिफेंस फोर्स के टेलीग्राम पेज पर लगातार इसी तरह के वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं। हर घंटे हमलों की सीरीज अपडेट होती चली गई। बस फर्क इतना था कि बारूद बरसाने वाली थर्मल इमेजेस का आयाम और फाइल का साइज बदल रहा था। तेल अवीव पर मिसाइल अटैक के जवाब में इजराइल ने साउथ लेबनान में दनादन बारूद भर दिया। कहा गया कि साउथ लेबनान के जिस तेबनीन इलाके से रॉकेट आ रहे थे, उसी को बम से उड़ा दिया गया। इसके अलावा दर्जनों वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज पर भी इजरायली एयरफोर्स ने पिन पॉइंट अटैक किया। कहा गया कि मिलिट्री बिल्डिंग के अलावा क्रूज मिसाइल, प्रिसिजन लॉन्चर्स और बारूद के गोदामों को खंडहर में तब्दील कर दिया गया। IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि मंगलवार को इजराइल ने 300 रॉकेट्स उत्तरी इजराइल में दागे। इससे पहले 1600 टारगेट्स पर इजराइल ने हमला किया। हिजबुल्लाह पर इजरायली अटैक के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का बयान सामने आया। खामेनेई ने कहा हिजबुल्लाह जंग जीत रहा है। इजराइल लगातार दावा कर रहा है कि हिजबुल्लाह के हथियार को बर्बाद कर दिया। पिछले 10 दिन में हिजबुल्लाह को काफी नुकसान पहुंचाया। पेजर अटैक के बाद बमबारी में उसने सैकड़ों लड़ाके खत्म कर दिए, बड़े बड़े कमांडर मार गिराए, रॉकेट चीफ को खत्म कर दिया। लेकिन इन दावों पर ईरान को यकीन नहीं, ना ही इन तस्वीरों को मानने को तैयार है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने तो उल्टा ये दावा कर दिया कि हिजबुल्लाह जंग में काफी आगे निकल चुका है। इजराइल कुछ भी कर ले, लेकिन हिजबुल्लाह को नहीं हरा सकता। भले ही कुछ शहादतें हुई, लेकिन इजरायली हमले हिजबुल्लाह को घुटनों पर टिकने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आखिरी जंग में हिजबुल्लाह और साथियों की ही जीत होगी। इजराइल को लेकर ईरान की टॉप लीडरशिप सेम पेज पर नहीं दिखाई दे रही। राष्ट्रपति पेजेश्कियान चाहते हैं कि जंग का दायरा नहीं बढ़े, तो वही खामेनेई ऑल आउट वॉर का सिग्नल दे रहे हैं। क्या रूस यूक्रेन वॉर न्यूक्लियर जंग में तब्दील होने से सिर्फ एक कदम दूर है? रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन की रणभूमि में अपने सबसे बड़े नॉन न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया। बताया गया कि रूस ने अपने थर्मोबैरिक ODAB 1500 बम को यूक्रेन की जमीन पर दाग दिया है। इस भयानक बम को वैक्यूम बम भी कहा जाता है। कहा गया कि इस बार खार्किव में कुपियांस्क इलाके में इस विशालकाय बम का इस्तेमाल हुआ। रूस ने कहा कि इस बार उससे यूक्रेन के मिलिट्री सेंटर को टारगेट किया गया, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग मिट्टी में मिल गई। कहा गया कि रूसी हमले में यूक्रेन के 40 जवान मारे गए, 5 मिलिट्री व्हीकल समेत आसपास काफी चीजों को नुकसान पहुंचा। रूस के मुताबिक बम को गाइडेंस मॉड्यूल के साथ दागा गया था। रूस का ये हमला इसलिए भी था क्योंकि 3 दिन पहले यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े हथियार डिपो में से एक को टारगेट किया था। इससे पहले मार्च 2022 में यूक्रेन ने ये दावा किया था कि रूस ने थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल किया है। वैसे तो वैक्यूम बमों का इस्तेमाल करना गैर कानूनी नहीं है, प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से ये गैर कानूनी है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा खुलासा किया है। जेलेंस्की ने कहा है कि पुतिन यूक्रेन में न्यूक्लियर विंटर की तैयारी में है। जेलेंस्की के बयान का ये मतलब है कि रूस की सेना जंग के तीसरे साल यूक्रेन की एनर्जी वाली सप्लाई लाइन को बर्बाद करना चाहती है। UN सिक्योरिटी काउंसिल की हाई लेवल मीटिंग में जेलेंस्की ने कहा, पुतिन अब यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट्स को टारगेट करने के मकसद से हमलों को धार दे रहे हैं। जेलेंस्की ने नाम तो नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा, इस बार पुतिन का प्लान यूक्रेन के 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले का है और इसे लेकर की जानकारी के साथ साथ एविडेंस भी हैं। कल तक ये कहा जा रहा था कि जेलेंस्की के पास विक्ट्री प्लान है, लेकिन अब कह रहे हैं कि अगर पुतिन जंग को न्यूक्लियर प्लान्स की तरफ मोड़ रहे हैं तो फिर मॉस्को के लिए किसी की भी कीमत नहीं।
इन सारी बातों और दावों के बीच रूस और यूक्रेन के बीच जंग में बारूद की बारिश जारी है। यूक्रेन के मेन इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ने कहा कि इस बार रूस के कब्जे से वोवचास्क एग्रीगेट प्लांट को छुड़ा लिया गया है। रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट ज़पोरिज़िया पर कब्जा किया हुआ है। यूएन की एजेंसी आशंका जता रही है, अगर रूस ने इस इलाके को खाली नहीं किया तो भी बड़ी त्रासदी हो सकती है। दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच चीन ने अपने हथियारों की धार अब तेज करनी शुरू कर दी है। बीजिंग ने अमेरिका तक मार करने वाले इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल का परीक्षण किया। चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा है कि टेस्ट कामयाब रहा और न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ले जाने में सक्षम है ये मिसाइल। ताइवान, फिलीपींस और अमेरिकी नेवल बेस गुआम के पास से गुजरी और प्रशांत महासागर में जाकर गिरी। इस मिसाइल के अंदर एक डमी पेलोड लदा हुआ था। चीन की पीएलए रॉकेट फोर्स ने 25 सितंबर सुबह 8:44 पर डमी वॉरहेड के साथ इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया। ये टेस्ट एक रूटीन ट्रेनिंग का हिस्सा है। ऐसा 44 साल के बाद हुआ है जब चीन की सेना ने खुलकर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया हो। इससे पहले मई 1980 में चीन ने DF-5 का परीक्षण किया था और इसे दुनिया को बताया था। चीन की इस DF-41 मिसाइल को साल 2017 में सेना के अंदर शामिल किया गया था और इसकी मारक क्षमता 12,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर तक है, यानी पूरा अमेरिका इसकी रेंज में आता है। चीन ने इस मिसाइल का परीक्षण ऐसे समय में किया जब पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में मिसाइलों से जुड़ी गतिविधियों में भारी तेजी आई है। अमेरिका में 3 दिन पहले क्वाड की बैठक हुई जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के राष्ट्र प्रमुखों ने हिस्सा लिया था। माना यही जा रहा है कि चीन इसी बौखलाहट में ये टेस्ट कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में पाकिस्तान को उसके आका तुर्की ने दिया सबसे बड़ा झटका। UNGA की मीटिंग में 5 साल में पहली बार तुर्की ने कश्मीर मुद्दे का जिक्र नहीं किया। न्यूयॉर्क में यूएन का मंच सजा था, बारी एर्दोआन की थी। पाकिस्तान की शहबाज सरकार को लगा कि पहले की ही तरह इस बार भी कश्मीर के मुद्दे पर आर्टिकल 370 को लेकर तुर्की के तेवर तल्ख रहेंगे। लेकिन एर्दोआन की स्पीच शुरू हुई और जो बात पाकिस्तान सुनना चाहता था वो आई नहीं। 36 मिनट गुजर गए, स्पीच खत्म हो गई, मगर तुर्की ने 370 को लेकर कोई बयान नहीं दिया, कश्मीर से किनारा कर लिया। एर्दोआन के बयान का सेंटर इजराइल था, नेतन्याहू की तुलना हिटलर से कर दी। 70 साल पहले जिस तरह हिटलर को मानवता के गठबंधन ने रोका था, उसी तरह अब नेतन्याहू और उसके कातिलाना नेटवर्क को भी रोकने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तुर्की ने कश्मीर से किनारा ऐसे वक्त में किया है जब उसे ब्रिक्स के सदस्य देश बनना है, जिसके लिए उसे भारत की मदद की जरूरत पड़ सकती है। पाकिस्तान को सऊदी अरब ने भी फटकार लगाई है। सऊदी ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने मुल्क के भिखारियों को सऊदी भेजना बंद करना होगा। ये तो सुना था कि पाकिस्तान के हुक्मरान कर्ज का कटोरा लेकर मुल्क मुल्क घूम रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने भिखारियों को सऊदी अरब एक्सपोर्ट कर रहा है। ये वाकई चौंकाने वाला है। हालांकि इस खबर का खुलासा खुद पाकिस्तान मीडिया ने किया। पाकिस्तान अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान के भिखारियों से तंग आ चुका है। सऊदी अरब ने उम्रा की आड़ में पाकिस्तान से आने वाले भिखारियों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई। सऊदी अरब के हज मंत्रालय ने औपचारिक तौर पर शहबाज सरकार से कहा है कि ऐसे लोगों को सऊदी आने से रोका जाए और उन पर कार्रवाई हो। सोर्सेज के मुताबिक सऊदी अरब के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान अपने मुल्क के भिखारियों को नहीं रोक पाया तो इसका असर पाकिस्तान उम्रा और हज तीर्थ यात्रियों पर पड़ सकता है। सऊदी अरब की चेतावनी के बाद पाकिस्तान ने भिखारियों को एक्सपोर्ट करने वाले माफिया के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में जंगल की आग का कहर लपटों पर काबू पाने के लिए सेना को लगाया गया। आग में घिरे सूरज की तस्वीरें कई प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट हो रही हैं, लेकिन ये कैमरे की कारीगरी नहीं बल्कि इक्वाडोर में आग के हालात बयां करने वाली तस्वीरें हैं। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई। मुसीबत इस बात की है कि ये आग ऐसे वक्त में लगी जब इक्वाडोर क्लाइमेट क्राइसिस यानी भीषण सूखे का सामना कर रहा है। राष्ट्रपति डेनियल नेबोआ ने आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया है ताकि आग को रिहायशी इलाकों तक पहुंचने से रोका जा सके। बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पर आग पर कंट्रोल पा लिया गया, लेकिन गुआपुलो इलाके के साथ ला टोला और ला फॉरेस्टल में आग का कहर जारी है। अथॉरिटीज का कहना है कि लोगों को पहले ही घर छोड़ने को कहा गया है, लेकिन जो रह गए हैं उन्हें भी इवैक्यूएट किया जा रहा है। आग की वजह से हाईवे बंद कर दिए गए हैं। इससे पहले पेरू और बोलिविया में भी आग ने कहर बरपाया था। पेरू में तो आग लगने की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई थी।